Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 8th June of 2020 and it's a Monday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. आज की पहली न्यूज़ हम जो देखेंगे वो ये है, रीस्टोर अप्रैल स्टेटस अलोंग LAC। इंडिया ने ऐसा कहा है कि जैसा अप्रैल में स्टेटस था इंडिया चाइना बॉर्डर का वैसा फिर से हो जाए। Talks with China cordial diplomatic engagement will continue to resolve the issue, says Ministry of External Affairs। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट से जो पहले थी कंडीशन LAC पे फिर से वही कंडीशन हो जाएगी। Cordial and positive atmosphere and both sides will continue the military and diplomatic engagements to resolve the situation। इसमें कहा गया है कि वही की जो कंडीशन थी अप्रैल में क्या कहते हैं उससे पहले वो फिर से हो जाएंगी। The meeting was held between the corps commander based in Leh and the Chinese commander on June 6। जून 6 को हुई है तो हमने कल भी देखा था कि मीटिंग हुई है, चुशुल में हुई, फिर उसके बाद मोल्डो रीजन में हुई। इस चुशुल मोल्डो रीजन में मीटिंग हुई है। अब देख लेते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है। फेस टू फेस, अ टाइमलाइन ऑफ द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। May 5 और 6 में इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स scuffled at Pangong Tsu in लद्दाख, रिजल्टिंग इन इंजरीज इन लार्ज नंबर ऑन बोथ साइड। किया कहते हैं 5 या 6 मई को क्या कहते हैं इंडियन और चाइनीज ट्रूप दोनों इंडिया चाइना बॉर्डर पे खड़े हो गए, पैंगोंग लेक पे जो लद्दाख में है वहाँ पे खड़े हो गए, जिसके कारण दोनों साइड से काफ़ी इंजरीज हुई हैं। और 9 मई को क्लैशेस erupt बिटवीन ट्रूप्स एट नाकुला इन नॉर्थ सिक्किम। और 9 मई को क्या कहते हैं नाकुला में जो सिक्किम है वहाँ पे यही क्लैशेस हुए। फिर 14 मई को आर्मी चीफ मेक स्टेटमेंट ऑन क्लैशेस से देयर वाज एग्रेसिव बिहेवियर ऑन बोथ साइड्स। फिर 14 मई को आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों तरफ से एग्रेसिव बिहेवियर था इसलिए इतनी इंजरीज हुई हैं और इतना क्या कहते हैं दोनों तरफ के ट्रूप्स आ गए। फिर 18 मई को चाइना एक्यूजेस इंडिया ऑफ ट्रेसपास इलीगल इंफ्रावर्क ऑन LAC। 18 मई को चाइना ने कहा कि इंडिया इलीगल वर्क कर रहा है LAC पे, जो क्या कहते हैं हो रहा था, ऐसा 18 मई को चाइना के लोगों ने कहा। फिर 21 मई को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा चाइनीज़ ट्रूप्स हिंडरिंग नॉर्मल पेट्रोल्स, कि कहते हैं जो चाइनीज़ के जो लोग हैं आर्मी है वो क्या कहते हैं जो पेट्रोल था उसे ब्रेक कर रहे हैं। 27 मई को चाइना सेज सिचुएशन स्टेबल एंड कंट्रोलेबल। फिर 27 मई को चाइना ने कहा कि सिचुएशन अब कंट्रोलेबल और स्टेबल है। फिर 2 जून को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज चाइनीज ट्रूप्स प्रेजेंट एट LAC इन लार्ज नंबर। के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कहते हैं चाइनीज़ ट्रूप बहुत लार्ज नंबर में इंडिया चाइना बॉर्डर पे खड़े हैं। फिर 5 जून को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जेट सेकी होल्ड्स वीडियो कॉन्फ्रेंस विच चाइनीज़ MFA डायरेक्टर जनरल। फिर कहते हैं दोनों बीच में मीटिंग हुई 5 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। फिर 6 जून को मिलिट्री कमांडर्स टॉक ऑन चाइनीज साइड ऑन LAC। फिर 6 जून को मिलिट्री कमांडर्स दोनों साइड के इंडिया चाइना के मिले मोल्सो पे, जिससे कल हमने बात की थी। और 5 जून को वो चुलचुल से बात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अब देखते हैं LAC के बारे में आज थोड़ा बहुत फिर से देख ले रहे हैं। व्हाट इज़ LAC? नाकुला इज़ अ सेक्टर पास। ये नाकुला एक सेक्टर पास है, कहते हैं जो 5000 मीटर ऊपर है मीन सी लेवल से, काफ़ी ऊंचाई पे है, जो सिक्किम में है ये। और मुगुतंग जो कहते हैं रिवर तीस्ता का जो सोर्स है मुगुतंग, वहाँ उसके आगे जाने पर पड़ता है। और जो और सिक्किम में 2 और पास हैं उनका नाम है नाथुला पास और जिलेपला पास। जो पेंगोंग टिसू लेक है, पेंगोंग टिसू लेक वो 135 किलोमीटर लंबी लेक है और उसका 45 किलोमीटर स्ट्रेच इंडिया के अंदर है और 90 चाइना के। और एक वो सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक उसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है कि द लेक डज नॉट हैव मेजर टेक्निकल सिग्निफिकेंस बट इट लाइज इन द पाथ ऑफ द चुशुल अप्रोच, one of the main approaches that China can use for the offensive into India health territory। कि वो क्या कहते हैं वही कि चुशुल के लिए जाने के लिए वो मददगार है, जो क्या कहते हैं चाइना यूज़ कर सकते हैं इंडिया में आने के लिए, जो एक पास है इंडिया चाइना बॉर्डर। इंडिया चाइना का बॉर्डर आप वो क्या कहते हैं कल उस दिन भी पढ़ा था, परसों भी, कि वो लगभग 3488 किलोमीटर लंबा है। और इसे क्या कहते हैं मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया था। फिर 1913 में जब क्या कहते हैं तिब्बत इंडिया तिब्बत वॉज फॉर्मलाइज आफ्टर डिस्कशन बिटवीन इंडिया एंड तिब्बतन्स, अ कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड रिजल्टेड इन द डिलिमिनेशन ऑफ इंडो तिब्बतन आर्मी।
फिर 1957 में अक्साई चीन को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसके बाद 1962 वॉर के बाद उस एरिया को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया, LAC बना दिया गया। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कई बार अटैम्प्ट्स किए गए, जैसे 1976 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में हाई लेवल बॉर्डर टॉक्स हुई, लेकिन फिर 1981 में भी हुई, फिर लेकिन 8 राउंड के बाद 1987 में ये ख़त्म हो गई। फिर 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब चाइना गए तो उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश करने की बात की बॉर्डर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। इन 1993 द एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वॉज साइन। जो LAC के लिए कहते हैं ये मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को साइन किया गया। फिर 1996 में द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री हेल्ड अलोंग द LAC वॉज साइन। फिर 2003 में हुआ, 2009 में, और अभी कहते हैं NSA अजीत डोवाल को अपॉइंट किया गया स्पेशल एनवॉय फॉर टॉक। इस स्पेशल टॉक के लिए इंडिया चाइना के लिए NSA का वो अपॉइंट किया गया अजीत डोवाल को। ठीक, LAC का इतना हो गया। देखते हैं अगली न्यूज़। दिल्ली हॉस्पिटल ओनली फॉर इट्स रेजिडेंट, ऐसा CM ने कहा है। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुनी होगी कि अरविंद केजरीवाल जो CM है दिल्ली के, उन्होंने मांगा था सबका ओपिनियन कि कैसा होना चाहिए, कि लोगों को आने की अपनी राय मांगी थी लोगों से। तो कल स्टेटमेंट आया है उनका कि दिल्ली हॉस्पिटल ओनली फॉर इट्स रेजिडेंट, कि दिल्ली के हॉस्पिटल अब से वहाँ के दिल्ली के लोगों के लिए है, बाहर के लोग इलाज नहीं करा सकते। कश्मीरी वुमेन इन NIA कस्टडी टेस्ट पॉजिटिव। एक क्या कहते हैं कश्मीरी वुमेन NTCA प्रोटेस्ट के कारण क्या कहते हैं बंद कर दी गई थी, NIA की कस्टडी में उसको पॉजिटिव हो गया। इस न्यूज़ से हमें ये देखना है कि NIA के बारे में, ये NIA क्या होता है, और कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ये NIA इम्पोर्टेंट है। तो NIA हम देख लेते हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये क्या कहते हैं नेशनल, वो ये बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में के द्वारा बनाया गया था। इसका क्या कहते हैं, इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस। ये इन्वेस्टिगेट और ऑफेंसेस को क्या कहते हैं प्रोसिक्यूट करने के लिए बनाया गया था। ये करता है कि अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, कि ये देखता है कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया रहे, एक साथ रहे सब लोग, और सिक्योरिटी ऑफ कंट्री की भी देखता है। अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, स्मगलिंग हाई क्वालिटी कोटफीड इंडियन करेंसी, इट इम्प्लीमेंट्स इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये कि टेरर को ख़त्म करने के लिए और क्या कहते हैं ट्रीटीज़ रहे कंट्रीज़ के बीच में, ये सब देखने के लिए ये बनाया गया था। इट एक्ट्स एज द सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, और ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म क्या कहते हैं इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसकी ब्रांचेस है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, यहाँ इसकी ब्रांचेस हैं। द टेररिस्ट इंसिडेंट्स आर फाउंड टू हैव कॉम्प्लेक्स इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल लिंकेजेस। जो टेररिस्ट इंसिडेंट होते हैं उनका इंटर स्टेट लिंक भी होता है, इंटरनेशनल लिंक्स भी होते हैं कई, तो उसको भी देखने के लिए बनाया गया था। जैसे स्मगलिंग ऑफ आर्म्स और ड्रग्स, सर्कुलेशन ऑफ इंडियन फेक करेंसी, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये NIA होता है। द एजेंसी एट द सेंट्रल लेवल वॉज क्रिएटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू टेररिज्म एंड सेंट्रल सर्टेन अदर एक्ट पोस्ट 2008 मुंबई अटैक। इन सब अटैक जैसे अटैक होते रहते हैं जो टेररिज्म को, उसको कंट्रोल करने के लिए और देखने के लिए कि किसने किया है, और उसका लिंक पता करने के लिए, जिससे इन फ्यूचर कोई अटैक ना हो पाए, इसलिए ये एजेंसी काम करती है। द NIA अमेंडमेंट बिल 2019 वॉज पास बाय द पार्लियामेंट अमेंडिंग द ओरिजिनल एक्ट ऑफ 2008। द NIA अमेंडमेंट बिल 2019 में पास किया गया है, जो क्या कहते हैं ओरिजिनल जो एक्ट था 2008 में, उसका ही अमेंडमेंट है। द बिल सीक्स टू अलाउ NIA टू इन्वेस्टिगेट फॉलोइंग एडिशनल ऑफेंसेस, ये और ये भी चीज़ देखता है अब NIA, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे बच्चों की तस्करी होती है, एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, कहते हैं उस सबको रोकने के लिए। ऑफेंसेस रिलेटेड टू कोटफी करेंसी और बैंक नोट, जो कहते हैं धांधली होती है उनके नोटों की,
जो फर्जी नोट होते हैं, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, और कहते हैं हथियारों का बेचना देखना जो इलीगल तरह से होता है, साइबर टेररिज्म देखने के लिए होता है, ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908। इसमें स्पेशल कोर्ट होती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रायल ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर स्पेशल कोर्ट अंडर। इसमें यही सब बताया गया। इसका जुरिडिक्शन ऑफ, इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या कहते हैं। और अब देखते हैं अगली न्यूज़। नालसाज लोक अदालत फॉर जुलाई 11 कैंसल्ड। ये नालसा क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अब देखते हैं ये नालसा क्या होता है। नालसा की लोक अदालत 11 जुलाई तक कैंसिल कर दी गई है। नालसा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इस नोट्स के लिए। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। ये बनाया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के द्वारा 1987, और इसको फोर्स में लाया गया 9 नवंबर 1995 टू स्टैब्लिश अ नेशनल वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि कहते हैं लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो वीकर सेक्शन है क्या कहते हैं कंट्री का, उसको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया था। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द पैट्रन इन चीफ एंड द सेकेंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अथॉरिटी। जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इसके पैट्रनशिप है, और जो जज है सुप्रीम कोर्ट के वो इसके चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। It can be noted that the role played by NALSA and its network is much more relevant to achieving the sustainable development। क्या नालसा का जो रोल प्ले होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसके नेटवर्क का भी, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइड फ्री लीगल एड और सर्विस, स्प्रेड लीगल अवेयरनेस, कहते हैं लॉ के बारे में जानकारी फैलाना, ऑर्गेनाइज लोकल अदालत को ऑर्गेनाइज करना, प्रमोट सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स एंड थ्रू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, इन सब के लिए यूज़ होता है। वेरियस काइंड्स ऑफ एडीआई मैकेनिज्म जैसे आर्बिट्रेशन, कॉन्सलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, इन सब के लिए ये होता है लोक अदालत के द्वारा। प्रोवाइड कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम, और कंपनसेशन देना जो कहते हैं क्राइम के कारण जो विक्टिम हुए हों, जिनको कहते हैं दिक्कत आई हो। अब देखते हैं अगली न्यूज़। Odisha's planned mega educational complex for tribal students. The Odisha government is coming up with 3 major mega educational complex exclusively for tribal students where both academic and sporting skill will be harnessed। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्या कहते हैं इनिशिएटिव लिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो क्या कहते हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए भी, जो आदिवासी के बच्चे हैं उनको लिए भी क्या कहते हैं वो पढ़ाई की चिंता की जाए, और उनके लिए भी स्कूल्स बनाए जाए, जिससे वो हर जगह एकेडमिक में भी और स्पोर्ट्स स्किल्स दोनों चीज़ में आगे बढ़ सकें, और क्या कहते हैं देश के लिए हित में काम कर सकें। छत्तीसगढ़ कंप्लीट 37% ईयरली टारगेट अंडर मनरेगा इन 2 मंथ्स। जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा ये परसेंटेज आया है कि जो पूरे साल भर में उसका जो 37% है, जो पूरे साल में काम करना होता है उसका 37% इन लोगों ने 2 महीने में ही ख़त्म कर दिया। मनरेगा के जो अंदर काम आता है उसका 37% उन्होंने 2 महीने में ही ख़त्म कर दिया। अब देख लेते हैं थोड़ा मनरेगा के बारे में। मनरेगा, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अर्लियर नोन एज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज पास। ये पास किया गया था 7 सितंबर 2005 को। ये कहते हैं इसका लेटेस्ट अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का 26 मार्च को हुआ है कि द वर्कर्स अंडर कुड गेट अ हाइक ऑफ ₹2000 ईच ऑन एन एवरेज। इट वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड दैट द 3 करोड़ सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड विडोज विल get one-time additional amount of 1,000 to installment which will be provided through DBT, direct benefit transfer over a period of 3 months। कि 3 मंथ के अंदर क्या कहते हैं 1,000 2 बार दिया जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था। और क्या कहते हैं 2,000 ईच
एवरेज में दिया जाएगा इनको पैसा। इसकी हिस्ट्री क्या है मनरेगा की कि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव थे, गवर्नमेंट प्रपोज अ पायलट स्कीम फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज विद द फॉलोइंग गोल्स, कि उस वक्त कहते हैं रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पक किया गया था। तो उसके गोल क्या थे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एग्रीकल्चर लेबर ड्यूरिंग द लीन सीजन, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना उन लेबरर के लिए जो एग्रीकल्चर लेबरर हैं, जो क्या कहते हैं सीज़न में ही सिर्फ यूज़ हो पाते हैं, उनका काम होता है कटाई में, तो उनको जब उनका सीज़न ना रहे तो उस वक्त भी उनको काम प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फूड सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए। द स्कीम वॉज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट insurance scheme, which later evolved into Manrega after the merger with the Food for Work program in the early 2000s. इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? प्रोवाइड 100 दिन के लिए गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल लेबर और इंक्रीज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिक्रीज माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। इसका इसलिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। The battle for Rajya Sabha control is crucial for the BJP to push its agenda without resistance। कि जो राज्यसभा में है, जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा में मेजॉरिटी में बीजेपी है, उसके बाद मेजर सीट्स हैं, सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, इसलिए वो लोकसभा में आराम से अपना बिल पास करा लेती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में उसके मेंबर्स कम हैं, जिससे वो उसको दिक्कत हो सकती है बिल पास कराने में, कोई भी बिल। तो इसलिए कहते हैं वो पूरी ताकत लगा रहा है कि जिससे राज्यसभा में बस उसका मेजॉरिटी हो जाए, वो बिल पास आराम से करा सके। इसमें एडिटोरियल में वही दिया गया है कि द बीजेपी वन 2 consecutive मेजॉरिटीज इन द लोकसभा बट स्टिल स्टैंड शॉर्ट ऑफ 1 इन द राज्यसभा, कि उसने 2 बार लोकसभा में जीत हासिल की है, लेकिन तब भी राज्यसभा में अभी भी वो पीछे है। अभी भी बीजेपी के 75 मेंबर हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन राज्यसभा, सबसे ज़्यादा मेंबर है, लेकिन तब भी 75 मेंबर हैं उसके। और क्या कहते हैं उसके दोस्त मिला, उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स और जो मिला के जो और उसके मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं, उन सबको मिला के जो उसका साथ देते हैं, उनको मिला के 102 मेंबर बनते हैं। जो 245 में 102 मेंबर बीजेपी के बनते हैं। बीजेपी के और उसके नॉमिनेटेड और जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स उसका साथ देते हैं, उनको 102 बनते हैं। और इसी टैली में क्या कहते हैं कांग्रेस के बहुत कम है, 39 मेंबर्स हैं। और क्या कहते हैं कांग्रेस और उसकी फ्रेंडली पार्टीज़ को मिला के 73 मेंबर्स बनते हैं टोटल। जैसे उसकी फ्रेंडली पार्टीज़ है टीएमसी, एसपी, एनसीपी, जेडी, यूमेल, केरला कांग्रेस, इन सबको मिला के 73 की टैली बनाता है। तो इसमें इसलिए राज्यसभा में बीजेपी को दिक्कत हो जाती है कहते हैं बिल पास कराने में। इसीलिए जो भी बिल पास होते हैं वो इस एडिटोरियल में वही दिया गया है कि बीजेपी द फर्स्ट पार्टी डिवाइज द dubious route to bypass the upper house in law making by arbitrarily labeling bills as money bills that need approval only by the Lok Sabha। कि पार्टी ऐसा करती है कि अपर हाउस राज्यसभा में उसको बिल पास कराने में दिक्कत होगी, तो वो सारे बिल मनी बिल के रूप में लेती है। और मनी बिल आप सभी जानते होंगे क्या कहते हैं सिर्फ लोकसभा में क्या कहते हैं पास कराना होता है। लोकसभा में पास कराने के बाद डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, राज्यसभा में उसको पास नहीं कराना पड़ता मनी बिल को। तो क्या कहते हैं बीजेपी इसलिए सारे बिल क्या कहते हैं मनी बिल के रूप में पास कराती है। जैसे आपने देखा होगा जैसे मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल जो पास हुआ था, ट्रिपल तलाक बिल जो पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये सब उन्होंने मनी बिल के रूप में पास कराया। द पार्टी इज़ लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू विन अ मेजॉरिटी फॉर इट्स सेवन पार्ट्स, कि पार्टी पूरी ताकत लगा रही है जिससे क्या कहते हैं वो राज्यसभा में मेजॉरिटी ले पाए और क्या कहते हैं आराम से वहाँ पे भी उसे कभी दिक्कत ना हो बिल पास कराने में। तो उसने पूरी ताकत लगाई है। अभी आता है दूसरा एडिटोरियल इन पर्शियन गल्फ लिटोरल कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम। आप कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताएं, ये लिटोरल की मीनिंग क्या होती है। कम पॉज करके लिटोरल की मीनिंग ज़रूर बताएं। मैं कल बताऊंगा क्या कहते हैं लिटोरल की मीनिंग क्या होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि लिटोरल की मीनिंग क्या होती है। इंडियाज़ इंटरेस्ट कुड बी बेस्ट सर्व स्टेबिलिटी इन द रीजन इज इंश्योर्ड इन दिस वे, कि इंडिया के इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा जब क्या कहते हैं स्टेबिलिटी हो पाएगी इस रीजन में, इस तरह से जो इसमें दिया हुआ है। ये लिखा गया हामिद अंसारी द्वारा। क्या कहते हैं ये आप बताइए कौन है। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये
इस वक्त कौन वाइस प्रेसिडेंट है और ये किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, कि 9, 10 कौन से प्राइज ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इस एडिटोरियल में दिया गया है द पर्शियन गल्फ, जो यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया कि ये इस बॉडी ऑफ वाटर को पर्शियन गल्फ बताया है। उससे क्या कहते हैं 8 कंट्री शेयर करती हैं लैंड, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कमन, कातर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब करती है। इनका कॉमन इंटरेस्ट है कि ये क्रूड ऑयल के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं और नेचुरल गैस के, और ये क्या कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग क्रिटिकली टू द ग्लोबल इकनॉमी, ये क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा तरह से ग्लोबल इकनॉमी को कहते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये इनका कॉमन इंटरेस्ट है इन सभी कंट्रियों का। इसका फ्रेमवर्क भी काफ़ी अच्छा है। क्या कहते हैं द एसेंशियल एनी फ्रेमवर्क फॉर स्टेबिलिटी एंड दस नीड्स टू आंसर सेट ऑफ क्वेश्चन, इसमें यही सब दिया गया है। इसमें ये आता है कि द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सच ए फ्रेमवर्क कुड दस बी इंश्योर्ड। ये इसका फ्रेमवर्क इसलिए क्या कहते हैं ये चीज़ इंश्योर करता है कि कंडीशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडिविजुअल लिटोरल स्टेट्स। कंडीशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडिविजुअल लिटोरल स्टेट्स। लिटोरल मीन्स होता है कि जो रीजन जो शोर्स पे होते हैं, सी शोर्स पे जो रीजन होते हैं उनको लिटोरल कहा जाता है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता ही दिया होगा लिटोरल का मीनिंग। तो ये इसका फ्रेमवर्क ऐसा है कि जिससे पीस रह सके और स्टेबिलिटी रह सके लिटोरल रीजन्स पे, जो सी शोर्स रीजन्स है। फ्रीडम दी जा सके जो जितने भी स्टेट्स हैं जो गल्फ लिटोरल में आते हैं टू एक्सप्लॉइट देयर हाइड्रोकार्बन अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और उसको एक्सपोर्ट कर सकें, जो क्या कहते हैं उनका नेचुरल गैस है, ऑयल, क्रूड ऑयल, इन सबको एक्सपोर्ट भी कर सके। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल शिपिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ द पर्शियन गल्फ। फ्रीडम ऑफ एक्सेस, इसमें ये सब दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, शिपिंग एंड प्रिवेंशन, ये सब दिया गया है। फिर एक टर्म आता है जीसीसी। जीसीसी देख लेते हैं जीसीसी होता क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है। द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इज़ एन पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस ऑफ 6 कंट्रीज। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है 6 कंट्रियों का, बहरीन, कुवैत, ओमान, कातर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये बनाया गया था 1981 में। जब जीसीसी प्रमोट्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल ऑपरेशन बिटवीन 6 स्टेट्स। ये जीसीसी प्रमोट्स करता है, 1981 में बनाया गया, और ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक क्या कहते हैं इकोनॉमिक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कल्चरल और सोशल कोऑपरेशन 6 स्टेट के बीच में, जो 6 लोग हैं इन लोगों के बीच में। और होल्ड्स अ समिट एवरी ईयर टू डिस्कस कोऑपरेशन एंड रीजनल अफेयर्स, और हर साल एक समिट इसकी होती ही होती है, इसका क्या कहते हैं इसके कोऑपरेशन और रीजनल अफेयर को दूर करने के लिए। ऑल करंट मेंबर स्टेट्स आर मोनार्कीज इंक्लूडिंग 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज। ये जो 6 हैं इनमें से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कातर, कुवैत और बहरीन, ये 3 कंट्रियाँ हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। फिर 2 एब्सोल्यूट मोनार्की हैं, सऊदी अरेबिया और ओमान। फिर एक 1 फेडरल मोनार्की है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनमें ये सब है। एब्सोल्यूट मोनार्की जहाँ पे राजा का ही रूल है और कोई नहीं है, राजा का रूल है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फेडरल मोनार्की जहाँ पे फेडरल रूल है कि एक दूसरे की बात सुनते हैं, वहाँ पे कहते हैं राजा भी है लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ पे। इस ट्यूटोरियल में यही सब दिया गया कि इट इज़ एविडेंट दैट द कॉमन जीसीसी थ्रेट, इसमें ये सब दिया गया रिकॉर्ड शोज दैट अल्टरनेटिव ऑफ एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रमोट अल्टरनेटिव ड्राइव, कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो होता है जीसीसी के द्वारा वो अनलिमिटेड ड्राइव प्रमोट करता है और सिक्योरिटी को इनहेंस करता है, एग्रीवेट रीजनल टेंशन, ये सब करता है। इंडिया है एक्यूट इन्वॉल्वमेंट इन लोकल और रीजनल डिस्प्यूट्स। इंडियन इंटरेस्ट डू नॉट इंटेल पावर प्रोजेक्शन इज नेसेसरी इन देयर टोटलिटी, peace and regional stability, freedom of navigation and access to the region's market in terms of trade, technology and manpower resources। कि इंडिया को चाहिए कि कहते हैं इसके द्वारा वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिल जाए, वो कहीं भी जा सके, ट्रेड कर सके और टेक्नोलॉजी और मैन पावर रिसोर्स को बांट सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।